अभी हम लोगों ने कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक उस दिन एक अप्रत्यक्ष विधि से बाय शॉर्टकट मेथड लघु रीति से किया था। आज डायरेक्ट मेथड देखते हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, ठीक है, की गणना, और वो भी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि द्वारा, ठीक है। देखिए, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना चाहे हम प्रत्यक्ष विधि से करें या अप्रत्यक्ष विधि से करें, दोनों ही स्थितियों में हमें गणना करने के लिए जो कैलकुलेशन टेबल बनानी होगी उसमें 7 कॉलम होंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 आप कह सकते हो क्या, 7 कॉलमों की गणना टेबल बना लें, जिनमें क्रमशः x dx dx स्क्वायर, y dy dy स्क्वायर तथा dx dy कॉलम होंगे। क्लियर? यही सेम कॉलम जब हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तब भी होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? सेम कॉलम, सब कुछ सेम, तो फिर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में डिफरेंस क्या है? देखिए, डायरेक्ट मेथड में जो dx यानी डेविएशंस, विचलन हम लोग लेते हैं, और dy ये भी विचलन है, डेविएशंस हैं। ये x श्रेणी के विचलन और ये y श्रेणी के विचलन। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ये शॉर्टकट में क्या करते हैं, x माइनस a करते हैं, यानी जो x गिवन है उनमें से बीच की किसी एक संख्या को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और फिर सारे x से एज्यूम्ड मीन मान के dx निकालते हैं। ऐसे ही तो करते थे। ये कब करते थे? शॉर्टकट मेथड में, ठीक है। इधर y माइनस a, ये अभी तक हम लोग करते थे। लेकिन जब हम डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन की गणना करेंगे तो उसमें क्या होगा, dx तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन एज्यूम्ड मीन से नहीं। काहे से करेंगे? एक्चुअल मीन से, वास्तविक माध्य से। जो x श्रेणी की समांतर माध्य है और जो y श्रेणी की समांतर माध्य है dx, उनसे कैलकुलेट करे जाएंगे। तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, x माइनस x बार। क्लियर?
dx की वैसे हम क्या लोग लिखते थे, dx इक्वल टू x माइनस है, बट जब हम डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन की गणना करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस x बार का मतलब एक्चुअल मीन, x श्रेणी की वास्तविक समांतर माध्य। क्लियर? यानी हमें प्रश्न को हल करने से पहले ही x श्रेणी की समांतर माध्य और फिर y श्रेणी की समांतर माध्य ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी हम ये dx फाइंड आउट कर पाएंगे। इधर क्या होगा, ऐसे ही ये y माइनस y बार का मतलब x बार, y बार, z बार, कुछ भी कह दो, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर x श्रेणी है तो उसका समांतर माध्य x बार कहलाएगा, y श्रेणी है तो उसका समांतर माध्य y श्रेणी कहलाएगा, z श्रेणी है तो उसका समांतर माध्य z बार कहलाएगा। ठीक है, a श्रेणी है तो उसका समांतर माध्य a बार कहलाएगा। क्लियर? अगर किसी के ऊपर हमने बार लगा दिया तो बार माध्य का सिंबल होता है। ठीक है, तो पहला एक बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आया कि अगर हम कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना डायरेक्ट मेथड से करते हैं, ठीक है, तो 7 कॉलम्स हमें ड्रा करने हैं जिनमें क्रमशः x dx dx स्क्वायर, y dy dy स्क्वायर और फिर लास्ट में 7वां कॉलम dx dy होगा। प्रत्यक्ष में क्या होगा, जो dx और dy कैलकुलेट करेंगे वो ये dy है, d स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो वास्तविक माध्य से करेंगे, यानी पहले हम x बार और y बार कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा, सभी कॉलम टेबल बनाने के बाद डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन का फार्मूला यूज कर लेंगे। r, स्मॉल r जो है ये कोरिलेशन का सिंबल है। अगर हमने r लिखा मतलब कोरिलेशन, और विद गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक हिंदी में कहेंगे, इक्वल टू सीधा फाइनल। अभी हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, वैसे वो फार्मूला कैसे आया है पीछे के चैप्टर्स का पूरा उसमें यूज है। चलो अब पूरा ही बता दे रहे हैं। इक्वल टू फार्मूला होता है को वेरिएंस अपान में SD ऑफ x इंटू SD ऑफ y। SD का मतलब क्या होता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी में प्रमाप विचलन। प्रमाप को मानक भी कहते हैं, मानक विचलन या प्रमाप विचलन। ठीक है, SD ऑफ x का मतलब है x श्रेणी का प्रमाप विचलन और गुणा y श्रेणी का प्रमाप विचलन। ठीक है, अब ऊपर कोवेरिएंस है, नीचे SD ऑफ x है, SD ऑफ y है। बाय द वे ये तीनों ही चीजें हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तीनों ही चीजें नहीं पता है, तो अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, कैसे करते हैं, यहीं पर क्लियर भी हो जाएगा। देखिए कोवेरिएंस क्या होता है, ये तो SD हो गया। कोवेरिएंस इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा dx dy अपान n। दोनों श्रेणियों के विचलनों के गुणनफल के योग को, dx क्या है, x श्रेणी का विचलन
dy क्या है, y श्रेणी का विचलन, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाएगा। तो दोनों श्रेणियों के विचलनों के गुणनफल के योग को, बटे में क्या यन है, यन मतलब पदों की संख्या, दोनों श्रेणियों के पदों के योग को, सॉरी, दोनों श्रेणियों के विचलनों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम सह विचरण यानी को वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, तो जो आप टेबल बनाते हो उसमें लास्ट कॉलम dx dy होता है, dx dy बीच में कोई साइन नहीं है, तो dx कॉलम की अमाउंट को dy के कॉलम से अमाउंट करके गुणा कर लेते हैं, बाद में कॉलम का हम टोटल कर देते हैं, तो टोटल ही सिग्मा कहलाता है। ठीक है, तो उस कॉलम का जो टोटल है अपान यन, ये क्या कहलाएगा, को वेरिएंस होता है। ठीक है, दूसरा SD ऑफ x, किसी श्रेणी का अगर प्रमाप विचलन निकालना है, कोरिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हम इधर करेंगे अधिकांशतः वो इंडिविजुअल सीरीज में होंगे, यानी दो श्रेणियां दी होंगी, एक x श्रेणी एक y श्रेणी। क्लियर, नाम उनके कुछ भी हो सकते हैं, कह सकता है सांख्यिकी के अंक, अर्थशास्त्र के अंक, तो सांख्यिकी के अंक मतलब x मान लेंगे, अर्थशास्त्र के अंक मतलब y मान लेंगे, यानी दो डाटा दिए होंगे, दो फैक्ट्स दिए होंगे, दो वेरिएबल्स दिए होंगे, जिन्हें हम एक को x और दूसरे को y एज्यूम कर लेंगे। तो x श्रेणी का प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज में SD कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपान यन। ठीक है, अलग से हमें कोई कॉलम बनाने की जो, ये जो 7 कॉलम हमने बनाए हैं, सारी कैलकुलेशंस हमारी इन्हीं कॉलम से हो जाएंगी। SD इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपान यन, ये SD ऑफ x होगा। ऐसे ही SD ऑफ y जब करेंगे तो x की जगह y हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर अपान यन। ठीक है, अगर ये दोनों हमको पता है, अब जब ये टेबल बना लेंगे तो ये दोनों हमें कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इनकी वैल्यू हम अलग कैलकुलेट कर लें और फिर वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है, हम अलग कैलकुलेट नहीं करना चाहते, हम इनके फार्मूला ही इस फार्मूला में रख दें। अगर फार्मूला ही फार्मूला में रख दें तो क्या होगा, कोवेरिएंस की जगह पर सिग्मा dx dy अपान में यन है, तो अपान में यन हम ऊपर भी लिख सकते हैं, भाग दे दें, और अपान में जो यन होता है अगर ऊपर ना लिखें तो बटे में भी वो सीधे ले आते, तब भी वो अपान में, जैसे कोवेरिएंस के लिए सिग्मा dx अपान यन होता है, ये लिखा। और फिर क्या है, r के लिए अपान में ही SD ऑफ x SD ऑफ y है, तो इसी में गुणा कर दे रहे हैं। SD ऑफ x का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपान यन, गुणे SD ऑफ y का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा dy स्क्वायर अपान यन। यानी जो बेसिक फार्मूला है छोटा सा, कोवेरिएंस अपान SD ऑफ x इंटू SD ऑफ y। ठीक है, जब उसमें हमने कोवेरिएंस कैलकुलेट करने का फार्मूला या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला रख दिया, तो अब ये फार्मूला क्या हो गया, सिग्मा dx dy अपान यन इंटू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपान यन इंटू अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर अपान यन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, अभी और थोड़ा सा संशोधन हम लोग कर सकते हैं। देखिए ऊपर तो कुछ है नहीं, सॉल्व करने को एक ही है, तो वो वैसे ही रहेगा, सिग्मा dx dy। अपान में क्या हो सकता है, देखिए अपान में दोनों अंडर रूट में, इसमें भी अपान में यन है और इसमें भी अपान में यन है,
जिन्होंने मैथ पढ़ी है, देखिए जैसे √4 है, √4 का रूट क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? वर्ग और वर्गमूल दोनों में अंतर होता है, ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? सेकंड रूट कहते हैं। जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उसके हमें 2 बराबर के टुकड़े करने होते हैं, उनका एक टुकड़ा वर्गमूल कहलाता है। जैसे 4 का वर्गमूल करना है तो 4 का वर्गमूल है तो इसको 2 बराबर के टुकड़े 2 गुणे 2 लिख सकते हैं हम। √2 गुणे 2 लिखा या √4 लिखा, बात सेम है। अब वर्गमूल क्या होता है? दोनों अगर सेम टुकड़े हैं तो रूट हटता है तो एक टुकड़ा बचता है, तो इसका √ क्या हो जाएगा? 2 होगा। ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्याओं के √ हम ऐसे फैक्टर करके नहीं निकाल सकते हैं। उनके वर्गमूल निकालने के लिए जो भाग विधि होती है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर किसी दूसरे रेफरेंस में ये बात आपको समझा रहे हैं। ये √2 गुणे 2 है। अगर इस पे रूट हटाते हैं यानी वर्गमूल लेते हैं तो एक बचता है। अगर 2 समान संख्याएं हैं तो उनका रूट जो है वो एक बचेगा। ऐसे ही अब इस फार्मूला अगर में हम देखें तो √1/n सिग्मा dx² है। अगर किसी उसके आगे कोई नंबर ना लगा हो तो 1 मान लेते हैं। जैसे a लिखा है तो 1a 1x लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से किसी, तो ये ऊपर हमने 1 कॉमन ले लिया, अपान में n कॉमन ले लिया, ठीक है। ऐसे ही इधर क्या है? इधर भी 1/n है। तो ये दोनों n हम अगर 1/n अंदर है √ के, एक √ ये एक √ ये, यानी √ के अंदर अगर एक ही में ये कर दें तो दोनों 1/n है। अगर ये √ हटा दें तो क्या रह जाएगा? 1/n रह जाएगा। तो ये n पहले से है यहाँ, इनमें से n जब हम बाहर लेंगे तो क्या होगा? 2n है, 2 की जगह पर 1 रह जाएगा, गुणे 1/n। फिर √ में क्या बचा? सिग्मा dx² और दूसरे √ में सिग्मा dy²। क्लियर? अब देखो क्या है, ये n गुणे 1/n है, बटे ऊपर भी n है, बटे में भी n है। तो अगर 2/2 हो तो 2 से 2 को भाग दे देंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये n कट गया। फाइनली ये फार्मूला क्या रह जाएगा? अगर हम चाहें तो इसको r बराबर सिग्मा dx dy अपान √ सिग्मा dx² √ सिग्मा dy², ये फार्मूला बचेगा, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर लॉन्ग का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड से हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये सारे फार्मूला लेकिन हमें याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं। अब प्रश्न क्या है? उसने आपको कोवेरिएंस निकलाया बता दिया, इतना है। एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन भी बता दिया, इतना है। वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन भी बता दिया, इतना है। और n भी बता दिए, इतने पदों की संख्या। आपसे कहा कि r का मान ज्ञात करो, तो अब r का मान आप कैसे ज्ञात कर पाओगे? इस सूत्र से नहीं ज्ञात कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने dx² और dy² की वैल्यू नहीं बताई। उसने डायरेक्ट आपको x श्रेणी का प्रमाप विचलन
और y श्रेणी का प्रमाप विचलन बता दिया, तो उस समय हमें क्या होगा, हमें यही वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। या ये वाला भी यूज कर सकते हैं कि कोवेरियंस की जगह ये रख दिया और ये नहीं लिखे, इसकी जगह पर एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको कॉपी साथ के साथ करते चला करें भाई, कॉपी कर लीजिए। ये फार्मूला हो गया, ये सेकेंड स्टेप आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, क्या बताया गया, हमें पहले एक कैलकुलेशन टेबल बनानी होगी और उस कैलकुलेशन टेबल में कितने कॉलम बताए गए होंगे, 7 कॉलम होंगे, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन टेबल फटाफट पहले ड्रा कर लीजिए, बना लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आपको बोलते हैं, क्वेश्चन ही डायरेक्ट टेबल में फीड कर देंगे, ठीक है। देखिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 आप बराबर बराबर अप्रॉक्सीमेटली बना लीजिए, 3, 4, 5, 6 और लास्ट ये 7, ठीक है। जो कॉलम आपको बताए गए, पहला कॉलम x, दूसरा कॉलम dx, यहीं पर dx हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी लिख लेते हैं। dx इक्वल टू, मीनिंग यहाँ क्या होगा, x माइनस एक्स बार। जब डायरेक्ट मेथड से हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो dx का मीनिंग x माइनस एक्स बार होगा। फिर नेक्स्ट कॉलम dx स्क्वायर, फिर y के बाद में dy का मीनिंग क्या होगा, y माइनस y बार, यानी यहां पर भी डेविएशंस y श्रेणी के मीन से लिया जाएगा, dy स्क्वायर और लास्ट कॉलम dx dy, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन टेबल फॉर कोरिलेशन, ठीक है। और वो भी कैसे है, बाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है। टेबल कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में x और y दिए रहते हैं, x नोट कर लें, 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 53, 47, ठीक है। ये क्वेश्चन में x दिए रहते हैं, सारे x क्वेश्चन में जो दिए गए हैं वही कर लें कैरी। इसके बाद y लिख लें 78, 36,
98 25 75 82 90 62 65 एंड लास्ट 39। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी। लिखा होगा कि निम्न सूचनाओं से कार्ल पियर्सन सह संबंध गुणांक की गणना करें। अगर ना लिखा हो कार्ल पियर्सन, खाली सह संबंध गुणांक की गणना करें, तो भी इसका अर्थ यही होगा कि आपसे कार्ल पियर्सन सह संबंध गुणांक की गणना करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो x और y हम अपने क्वेश्चन से कैरी कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड से हम लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में dx कैलकुलेट करने के लिए हमें x बार चाहिए। x बार क्या होता है, हमें मीन कैलकुलेट करना पहले से आता है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में मीन कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में फार्मूला क्या होता है, सिग्मा x बटे यानी x का योग और बटे पदों की संख्या। तो हम आप अपने x का योग कर लें। x का योग यानी सिग्मा x इक्वल टू, देखिए 4 1 5 6 8 14 2 16 16 और 6 22 8 30 30 30 30 3 33 33 और 7 40 40 का 0 4 कैरी हुआ, 8 4 12 5 17 17 और 9 26 26 और 12 38 38 6 44 44 और 8 52 52 और 10 62 62 और 4 66 660। ये x का टोटल है। क्लियर है। ऐसे जब हम y श्रेणी का भी समांतर माध्य कैलकुलेट करेंगे तो y श्रेणी का भी हमें टोटल करना होगा। साथ के साथ कर ले रहे हैं, फिर उधर करते हैं। ठीक है, 8 6 14 14 8 22 22 10 32 2 34 2 36 36 और 5 41 और 9 50 करी, पांचवा 7 5 12 3 15 15 और 11 26 26 7 33 33 और 8 41 50 56 56 और 6 62 62 और 3 65 650। ये क्या हो गया, सिग्मा y यानी y पदों का योग। ठीक है, सबने कर लिया। जब भी हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, पदों का योग कर लेंगे और पदों के योग को पदों की संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, यहां पर एक बात और समझ लीजिए, जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो यह आवश्यक नहीं है कि मीन पूर्णांक में आए। अगर मीन दशमलव में आती है, दशमलव में आएगी तो सब में से दशमलव वाली संख्याएं घटाओगे तो dx का टोटल सारी संख्याएं दशमलव में आएंगी, बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। फिर जब उनके वर्ग करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। यानी ऐसे प्रश्नों में कभी भी डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए जिनमें मीन पूर्णांक में ना आ रही हो। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा सवाल लगाने के पहले कि पूर्णांक में आएगी कि नहीं आएगी। इतना टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद मीन निकालेंगे, फिर पता चला दशमलव में आ गई। अब सारी कहानी वहां पर फेल। अगर करेंगे तो लग जाएगा, लेकिन पूरे 3 घंटे तब तक घंटी बज जाएगी पेपर वाली एक सवाल में, है ना। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें डायरेक्ट मेथड से किसी भी प्रश्न को केवल तभी हल करना है जब प्रश्न में निर्देश दिया गया हो। ठीक है, और अगर निर्देश दिया गया होगा तो वो क्वेश्चन पहले से ही सेट होगा
जिसने पेपर बनाया होगा चेक करके देख लिया होगा, उसकी मीन पूर्णांक में ही आ रही होगी। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं होगा। अदरवाइज आप कभी भी डायरेक्ट मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है मीन कैलकुलेट करने के बाद अगर पूर्णांक में नहीं आई तो फिर हमें एज्यूम्ड मीन से ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट है हम अपने क्वेश्चन को शॉर्टकट यानी एज्यूम्ड मीन से ही कर लें। क्लियर? खैर, दोनों के टोटल हो गए। अब हमें क्या करना है, इनकी मीन कैलकुलेट कर लें। आप टेबल के नीचे आ जाइए, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ मीन। हमारे पास नीचे स्पेस एनफ नहीं है, हम यहां कर दे रहे हैं, बाद में भी इसको हम बिगाड़ देंगे। फर्स्ट क्या कर ले हम, कैलकुलेशन ऑफ मीन। ठीक है, ये अंडरलाइन कर दी। मीन में भी एक्स श्रेणी है, वाई श्रेणी है, तो पहले हम एक्स श्रेणी का मीन कैलकुलेट करते हैं, यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपान एन बराबर सिग्मा एक्स, यानी एक्स का टोटल 660 है बटे एन पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या 10 है। ठीक है, n इक्वल टू 10। 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 66 आ गया। क्लियर? तो x बार 66 आ गया। ऐसे ही हम y श्रेणी का समांतर माध्य कैलकुलेट कर ले, तो y श्रेणी के समांतर माध्य को हम y बार कहेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा y, यानी y पदों का योग और बटे में n। y पदों का योग 650 है, n इसमें भी 10 है, दोनों तरफ n सेम रहेंगे। ठीक है, इक्वल टू n 10 है, कैंसिल हो जाएगा 0 0, इसका 65 आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई, खाली हमें टोटल करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा, तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगा फिर वही हमारा फार्मूले में वो टाइम वहां कम हो जाएगा। शॉर्टकट में फार्मूला बड़ा होता है, कैलकुलेशन लंबी करनी होती है, यहाँ फार्मूला छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, dx निकालने हैं। x माइनस एक्स बार, यानी जो ये x दिए हुए हैं, हर x से x बार कितना आया, 66 माइनस करना है। 84 से 66 माइनस करेंगे, बड़ी संख्या से माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस 18। 51 से 66 माइनस करेंगे, माइनस 15। 91 से 66 माइनस करेंगे, प्लस 25। 60 से 66 माइनस करेंगे, माइनस का 6। 68 से 66 माइनस करेंगे, प्लस का 2। 62 से माइनस करेंगे 66, माइनस के 4। 86 से 66 माइनस करेंगे तो प्लस का 20। 58 से 66 माइनस करेंगे, माइनस का 8। 53 से माइनस करेंगे तो माइनस का 13। 47 से 66 माइनस करेंगे, माइनस का 19। इनका टोटल कर देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल हमेशा 0 आएगा। ठीक है, सिग्मा dx बराबर 0। ठीक है, हमने किया नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। आप करके चेक कर लीजिएगा, चेक करके ही लिखिएगा। अगर टोटल 0 नहीं आ रहा है तो हमने dx गलत लिए हैं। ठीक है, समांतर माध्य की एक विशेषता होती है जिसे आप याद रखेंगे, क्या, यदि वास्तविक माध्य से विचलन लिए जाए तो विचलनों का योग 0 होता है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में। अगर खंडित श्रेणी होता है तो f dx का टोटल 0 होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे dx कैलकुलेट हो गए। dx में हमने क्या किया, a की जगह पर हमने x बार यानी 66 सब में माइनस किया है।
क्लियर। अब dx स्क्वायर, आगे इनका हम dx स्क्वायर कर दें। स्क्वायर क्या होता है, जो नंबर होता है उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दें। 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169 और 19 का स्क्वायर 361। dx स्क्वायर के भी टोटल कर दें। ठीक है, ये टोटल आपका 2224 आएगा। 2224 सिग्मा dx स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल टू 2224 टोटल कर लीजिएगा। अब ऐसे ही इधर आ जाइए। इधर आने में क्या है, ये dy निकालने हैं हमें, यानी y श्रेणी के विचलन। तो y माइनस वाई बार करना। y बार कितना है, 65 है। हर y से 65 माइनस करना है। ठीक है, 78 से 65 माइनस करेंगे, प्लस का 36 से माइनस करेंगे तो माइनस के 29, 98 से 65 माइनस करेंगे, प्लस का 33, 25 से 65 माइनस करेंगे, माइनस का 40, 75 से 65 माइनस करेंगे, प्लस का 10, 82 से 65 माइनस करेंगे, प्लस का 17, 90 से 65 माइनस करेंगे, प्लस का 25, 62 से 65 माइनस करेंगे, माइनस का 3, 65 से 65 माइनस करेंगे 0, 39 से 65 माइनस करेंगे, माइनस का 26। ठीक है, dy का टोटल कर दें, यानी सिग्मा dy बराबर, चूंकि हमने वास्तविक माध्य से विचलन लिए हैं तो इन विचलनों का योग भी शून्य होगा। आप ऐसे शून्य ना लिखें बिना किए हुए। ठीक है, शून्य देख के फिर लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम dy स्क्वायर है, हम इनके सबके स्क्वायर कर दें। 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 169, 29 का स्क्वायर 841, 33 का स्क्वायर 1089, 40 का 1600, 10 का 100, 17 का 289, 25 का 625, 3 का 9, 0 का 0 और 26 का 676, 676। dy स्क्वायर के भी टोटल कर लीजिए। ये टोटल 5398 आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा dy स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा लास्ट कॉलम बचा सिग्मा dx dy। हम ये हटा दे रहे हैं, स्पेस खाली हो गया। dx dy का मतलब क्या है, dx और dy की आपस में मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। ये मल्टीप्लिकेशन करते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, प्लस माइनस का ध्यान में रखना है। देखिए, जब भी हम समान चिन्हों की गुणा करेंगे, यानी प्लस प्लस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो भी प्लस होगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस आएगा। क्लियर। अब हम इनकी गुणा करके चेक कर ले रहे हैं। पहला देखो, दोनों प्लस हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा। 18 और 13 की मल्टीप्लिकेशन प्लस 234। दूसरे में दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस हैं तो भी आंसर काहे में आएगा, प्लस में ही आएगा। 15 और 29 की मल्टीप्लिकेशन प्लस 435। तीसरे में दोनों प्लस हैं
तो प्लस है तो ये भी प्लस में ही आएगा, 25 और 33 825। फिर दोनों माइनस हैं तो प्लस में ही आएगा, 6 चौक 24 240। अगला वाला दोनों प्लस हैं तो ये प्लस में ही आएगा, +20। अगले वाले में देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो ये आंसर काहे में आएगा, माइनस में। 17 4 जा 68। फिर दोनों प्लस हैं, 25 और 20 का मल्टीप्लिकेशन 500। फिर दोनों माइनस हैं तो प्लस में आएगा, 8 3 जा 24। जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो ही होता है। लास्ट वाला दोनों माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। 26 और 19 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 494। इनका भी हम टोटल कर दें। इनका टोटल करते समय ध्यान रखें, प्लस वाले अलग करेंगे, माइनस वाले अलग करेंगे। सारे प्लस हैं, केवल एक ये माइनस है, तो बाकी सबको प्लस करके उसमें से 68 माइनस कर दें। फाइनली ये टोटल 2704 आएगा, 2074। इसको हम 2704 सिग्मा dx dy कह लेंगे। ठीक है, आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें कोरिलेशन का फार्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, टेबल के नीचे आप आ जाइए, हम ऊपर की टेबल इसको रिमूव कर दे रहे हैं और वहीं पर फार्मूला यूज करके कर दे रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए, R इक्वल टू, अभी आपको बताया गया था, फाइनल फार्मूला जो था हम वही यूज कर लेंगे, नीचे वाला नहीं हटाया है क्योंकि हमें ये फिगर्स जरूरत होगी। R इक्वल टू सिग्मा dx dy अपान अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू अंडर रूट, कोई इंटू ना लगाए तो भी इंटू माना जाएगा, सिग्मा dy स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दें, dx dy का टोटल 2704 है, तो 2704 अपान में अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर का टोटल 2224 है, गुणे सिग्मा dy स्क्वायर का टोटल 5398। चाहे इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन में अगर हो तो अलग अलग उसमें लिखें या एक ही रूट में कर लें, बराबर 2704 अपान में, देखिए रूट निकालना कठिन होता है, गुणा करना सरल होता है, तो पहले हम दोनों की गुणा कर लें। इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये अगर कैलकुलेटर से करेंगे 1,20,005,152, 1,20,05,152 आएगा। ठीक है, अंडर रूट में रहेगा। अब हमें क्या करना है, 2704 अपान में 1,20,05,152 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना आना चाहिए सबको। ठीक है, अभी फिलहाल आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। कैलकुलेटर पर अगर हम करते हैं इसका रूट तो ये 3464.85 आ रहा है। ठीक है, 3464। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अपान में आएगा ऊपर वाले के बराबर या उससे अधिक होगा, कभी उससे कम नहीं आएगा। आर का जो आंसर आता है वो 1 से 1 या 1 से कम आता है।
एक से ज़्यादा आंसर कभी नहीं आएगा। एक से ज़्यादा अगर आंसर आ रहा है तो आपका गलत है। अब क्या करना, 2704 को 3464.85 से भाग दे देना है। आप भाग दे दीजिए कैलकुलेटर से 0.79, 0.79, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस का है, आंसर में प्लस माइनस लगाना जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, और माइनस अगर है नहीं लगाया तब तो कतई कट जाएंगे। प्लस का तो तब भी अज्यूम हो जाता है कि प्लस होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, प्लस 0.79। क्लियर, ठीक है।